कि 8 एमएलए जब चाहो आपके चरणों में आ जाएंगे, और जब ये आएंगे दल बदल बंद हो जाएगा। पत्रकार आए, घर में आ गए, कह लगे दे आए ताक पत्र, मैं दे दिया ताक पत्र। कह लगे अब क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा सर मैं देखने जा रहा हूँ। कह लगे यार आज तो मजाक मत करो। शांता कुमार के राजनीतिक गुरु कौन? राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी। क्या 2023 की भाजपा भी वही भाजपा है जिसकी सदस्यता शांता कुमार ने जनता पार्टी के टूटने के बाद ग्रहण की थी? आज दुर्भाग्य यह है, तब मूल्य आधारित राजनीति थी, अब केवल और केवल कुर्सी आधारित राजनीति है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जब उपचुनाव लड़ने की बात आई, सुरेश चंदेल की सांसदी गई थी, टिकट की बात आपकी हुई थी, आपने मना किया था मैं इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रेम कुमार धूमल हमारे मित्र वहां पर बड़े नेता थे, तो मुझे लगा कि मैं वहां पर एक बार चला जाऊंगा तो कटता और बढ़ेगी। राजनीति के गलियारों में आप दोनों की मित्रता को मित्रता नहीं माना जाता। कहा यह जाता है आप दोनों के दिलों में अंदर अंदर से एक दूसरे के प्रति रार है। प्रेम कुमार धूमल जी को जालंधर से हिमाचल की राजनीति में लाने का मैंने प्रयत्न किया। आपकी सरकार के ऊपर पूरी उम्र भर एक ही आरोप लगता रहा, शांता कुमार कर्मचारी विरोधी रहे हैं। अरुण जेटली जी ने कहा शांता कुमार दो इट इज वेरी गुड गवर्नेंस बट इट इज वेरी बैड पॉलिटिक्स। पीवी नरसिम्हा राव ने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री पार्टियों के नहीं जनता के होते। तो अंदर जाते मैंने कहा प्रधानमंत्री जी प्रणाम, मैं हूं तो जनता पार्टी का, लेकिन एक बहुत बड़ी बात करने आया हूं, कल खड़े रहो। थे ठाकुर जगदेव चंद। आप दोनों के बारे में एक चर्चा आती है कि जब अक्सर शांता सरकार की कैबिनेट बैठक हुआ करती थी तो आप दोनों की अनबन उस कैबिनेट बैठक में भी देखने को मिल जाया करती थी। तो बड़े तेज मंत्री थे। शांता युग के बाद धूमल युग की शुरुआत हुई थी प्रदेश की राजनीति में, तो आपकी कैबिनेट के बड़े युवा चेहरे थे, जैसे महेंद्र नाथ सोफत थे, डॉक्टर राधा रमन शास्त्री थे। उन चेहरों को एकदम से भाजपा ने दरकिनार कर दिया था। वजह यह बताई गई थी कि ये शांता कुमार की सरकार का हिस्सा रहे। शांता जी, वर्ष 1997 कहा जाता है नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बने थे, आपको एक बैठक का न्योता दिया गया था, आपने बैठक में जाने से मना किया था। नरेंद्र मोदी जी का काम करने का अपना तरीका था, उस समय कुछ और ढंग का था, तो इस समय कुछ मतभेद मेरे उनके थे। कि जब भाजपा की सरकार आती है शांता कुमार कमियां निकालने में पीछे नहीं हटते हैं, एकदम से कमी बता देते हैं जयराम सरकार में ये कमियां हैं, और जब सरकार बदलती है तो कभी कभी शांता कुमार सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ थपथपाने का भी काम कर देते हैं। मुझे जो ठीक लगता है वो कहने की हिम्मत मुझे भगवान ने दी है। पिछले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा में कमी कहाँ रह गई थी? कि कुछ हमारे नेता भ्रष्टाचार करते रहे। कुछ राजनीतिक किस्से हैं, कुछ राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं, और कुछ वो बातें हैं जो पुरानी राजनीति में कभी उथल पुथल हुआ करती थी। जवाबों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के 2 बार के पूर्व के मुख्यमंत्री और पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे शांता कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद आपका। शांता कुमार, जब पहली नज़र में पीछे मुड़कर देखते हैं तो जब पहली बार अपने एक वोट से मुख्यमंत्री बने थे, उस किस्से में शांता कुमार को क्या क्या चीज़ें याद आती हैं? बहुत कुछ याद आता है, और मैं हैरान होता हूं कि संकट के ऐसे समय पर मैंने वो हिम्मत कैसे दिखाई थी। आज भी हैरान होता हूं, लेकिन फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं उस संकट से निकल सका और कुछ कर सका। 80 की एक याद है, मैं मुख्यमंत्री था और वैसे 55 एमएलए थे, लेकिन अधिकतर जनता पार्टी में इधर उधर के लोग आए थे। दिल्ली की राजनीति बदल गई, इंदिरा गांधी वापस आ गई, कांग्रेस का परचम लहराया और हिमाचल प्रदेश में दल बदल होने लगा। और उन दिनों पत्रकार मजाक करते थे, क्या है आज का स्कोर, कितने गए। तो एक दिन जब 3-4 की मेजॉरिटी मेरी रह गई
मेरे 2 मंत्री, एक मेरे मित्र और सोलन ब्यूरी के मालिक हमारे मित्र हुआ करते थे पार्टी के, वो सारे आ गए। कह लगे परेशानी की कोई बात नहीं है, ये 8 MLA जब चाहो आपके चरणों में आ जाएंगे, और जब ये आएंगे दल बदल बंद हो जाएगा। मैं चुप, और बात करें। फिर वो कहने लगे कोई ज्यादा परेशानी नहीं, 5-5 लाख में काम हो गया। एक मंत्री नाराज हो गया, आप बोलते नहीं। लंबी बातचीत हुई, मैं चुप रहता था। कहते आप बोलते नहीं, क्या बात है, आप मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते? मैं क्या रहना चाहता हूं। फिर आप बोलते क्यों नहीं? बहुत दिन मैंने कहा भाई बात यह है, मैं मुख्यमंत्री रहना चाहता हूं, सरकार बचाना चाहता हूं, मुझे जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, मैं सौभाग्य को रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी मुश्किल ये है। मैं चुप। कहले क्या है? मैंने कहा मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूं, खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा। सत्ता चली जाए, सत्य को नहीं जाने दूंगा। इतने नाराज हुए कि चाय आई थी, चाय नहीं पी, और मंत्री ने कहा ठीक जाओ। मैंने बाद में पूछा था कि तुमने ये कहा था ना जाओ भाड़ में, कहता यही कहा था। वो चले गए और मैं शाम का समय माइनॉरिटी में हो गया, उठा और अमीनुद्दीन खां, एक हरियाणा के नवाब थे, पूर्व गवर्नर, उनके पास गया, चाय पी और मैंने दे दिया। बहुत प्यार करते थे मुझके साथ। उनकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। त्याग पत्र देकर आया तो बाल रोड पर शोर बच गया। पत्रकार आए, घर में आ गए, कह लगे दे आए त्याग पत्र? मैंने कहा दे दिया त्याग पत्र। कह लगे अब क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा सिनेमा देखने जा रहा हूँ। कह लगे यार आज तो मजाक मत करो। मैंने कहा कोई मजाक नहीं है, वो देखो टिकटें आ गई, 4 मंत्री मेरे साथ जा रहे हैं, आपको चलना तो चलो। और सचमुच हम घर से निकले और सिनेमा हॉल में आ गए। जुगनू पिक्चर लगी थी। और सच कहता हूँ, मेरे बाकी साथी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं आश्वस्त था, मैं प्रसन्न था, मैं खुश था। मुझे लगता है कि वो जो समय था आज कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। आज तो कोशिश की जाती है खरीदने की। तब मेरे पास थे 8 विधायक। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ प्रभु तुमने मुझे इतना साहस दिया कि मैं उस विधायकों की नीलामी में शामिल नहीं हुआ। मेरे भाग्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस प्रकार की जो घटनाएं थी, मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य था कि मैं वहाँ सिद्धांत पर खड़ा रहा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजनीति के बारे में एक और बात कही जाती है कि नेता राजनीति में अपने पुत्रों तक को भूल जाते हैं, अपने पिता तक को भूल जाते हैं जब वो नेता बनते हैं। मैं आपसे भी एक सवाल लूँगा, शांता कुमार के राजनीतिक गुरु कौन थे जिनको लगकर शांता कुमार को लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति मेरे राजनीतिक जीवन का एक प्रेरणा था और शायद वो ना होता तो मैं भी आज राजनीति में ना होता? देखिए, राजनीति में और जीवन में गीता और स्वामी विवेकानंद मेरे जीवन का आदर्श रहे, और राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्हीं के इन 3 के आदर्श पर मैं जीवन के सारे निर्णय किया करता था। और मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको घटना बताई कि जब मित्र बैठे हैं पूछ रहे हैं ये, तो मैं आंखें बंद करता था, गीता विवेकानंद को याद करके निर्णय करता था मुझे क्या करना चाहिए। जीवन के सारे कठिन फैसले मैंने गीता और विवेकानंद को सामने रख कर किया है, और बहुत बढ़िया अच्छे निर्णय हुए। जिस जनता पार्टी के टूटने के बाद भाजपा का उदय हुआ था, क्या 2023 की भाजपा भी वही भाजपा है जिसकी सदस्यता शांता कुमार ने जनता पार्टी के टूटने के बाद ग्रहण की थी? बहुत अंतर हो गया। समय के साथ साथ पूरी राजनीति का अवमूल्यन हुआ है। अब राजनीति देश के लिए नहीं है,
मैं जब 51-52 में पार्टी में आया था, मूल्य आधारित राजनीति। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए हैं। दल बदल से, धोखे से, छल कपट से सरकारें बन सकती हैं, समाज नहीं बन सकता। इसलिए हमें ईमानदारी की राजनीति करनी, तो हम वही लेकर के चले थे। और मैं 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 1 बार केंद्र में रहा, सिद्धांत के उसूल की राजनीति करता रहा। आज दुर्भाग्य यह है, तब मूल्य आधारित राजनीति थी, अब केवल और केवल कुर्सी आधारित राजनीति है। जैसे तैसे कुर्सी प्राप्त करो, तो आज की राजनीति का भयंकर अवमूल्यन हो चुका है। लेकिन मैं आज भी कहूँगा, इस राजनीति में भी हमारी पार्टी के कुछ आदर्श हैं, हालांकि वो सारा नहीं है। हम भी कहीं कहीं समझौता कर रहे हैं। भगवान करे ये समझौता करना बंद कर दें। मैंने तो अपनी आत्मकथा में भी लिखा है और मैं कहता भी हूँ, 51-52 में जब हम पार्टी में आए थे, इस पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पुलिस की लाठियाँ, जेलें, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की राजनीति, मूल्य आधारित राजनीति, 3 असूल हमारे पास थे। और मैं ये कहता हूँ, उस समय की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को भारत की जनता ने अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इन 3 बातों के कारण बनाया। तो मैंने आत्मकथा में लिखा भी है कि जिन 3 बातों के कारण हम यहाँ पहुँचे, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज भी पूरे देश की राजनीति में हमारी पार्टी फिर भी असूलों का पालन करती है, लेकिन कहीं कहीं समझौते करती है। ये समझौते नहीं करनी चाहिए। शांता जी, एक 2004 का राजनीतिक किस्सा आता है, जब सुरेश चंदेल की सांसदी गई थी। कहते हैं केंद्र से ऑफर जो था, लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ें, आपने मना किया था, क्या कारण था? कहाँ से? हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जब उपचुनाव लड़ने की बात आई, सुरेश चंदेल की सांसदी गई थी, टिकट की बात आपकी हुई थी, आपने मना किया था, मैं इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कारण था उसके पीछे? बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल हमारे मित्र, वहाँ पर बड़े नेता थे, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पर एक बार चला जाऊँगा तो कटता और बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं यहीं ठीक हूँ। आपने एक जिक्र किया मेरे मित्र प्रेम कुमार धूमल। राजनीति के गलियारों में आप दोनों की मित्रता को मित्रता नहीं माना जाता। कहा यह जाता है आप दोनों के दिलों में अंदर अंदर से एक दूसरे के प्रति रार है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इन चर्चाओं के पीछे क्या कोई आधार है या सिर्फ ये पकी पकाई चर्चाएं हैं जो होती हैं? बात यह कि राजनीति में कभी कभी थोड़ा बहुत इस प्रकार का हो जाता है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी के साथ हमारे बड़े प्यार के संबंध रहे हैं। और प्रेम कुमार धूमल जी को जालंधर से हिमाचल की राजनीति में लाने का मैंने प्रयत्न किया था। श्री गणपत राय जी भाजपा जालंधर के अध्यक्ष होते थे, जो हमीरपुर के थे और इनके पारिवारिक मित्र थे। ये इकट्ठे वहाँ पर अपना उद्योग चलाते थे। उनके पास में जाता था, तो फिर मैंने उनको कहा, ये उन दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे और उद्योग में लग गए थे, तो मैंने कहा इस प्रकार के नौजवान को आप हिमाचल में भेजो। मैं आग्रहपूर्वक लाया था उनको, और धूमल जी के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति में कभी कभी कुछ टकराव हो जाता है, लेकिन आज भी हमारे अच्छे प्यार के संबंध हैं। हिमाचल की राजनीति में एक बात कही जाती है कि हिमाचल की राजनीति को दिशा और दशा देने का काम कर्मचारी करते हैं। आपकी सरकार के ऊपर पूरी उम्र भर एक ही आरोप लगता रहा, शांता कुमार कर्मचारी विरोधी रहे हैं। शांता कुमार इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कर्मचारी विरोधी नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हितैषी से बद्ध हुआ हूँ। एक समय था जबकि ये कहा जाता था कि भारत में सबसे अधिक हड़तालें हिमाचल प्रदेश में होती है, और ये भी चर्चा उन दिनों होती थी कि शिमला राजधानी है, शिमला के ही कर्मचारी नेता पूरे भाजपा के नेता हैं, कर्मचारी यूनियन के नेता हैं। तो जब सेब के बागीचों में छिड़काव करना होता था तब हड़ताल हो जाती थी।
और छिड़काव करने का काम जब पूरा हो जाता था, हड़ताल खत्म हो जाती थी, हड़ताल के पैसे दे दिए जाते थे। और वैसे भी सिद्धांत था, ये बात गलत है कि काम न करने के पैसे दिए जाए। सिद्धांतता ये बात गलत है कि उठपटांग करने की, कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका पैसा दिया जाए। तो बहुत कठिन था मेरे लिए उस वक्त, बहुत कठिन था। पूरी पार्टी एक तरफ थी, हाई कमांड एक तरफ थी। मुझे याद है, मुझे दिल्ली वालों ने बुलाया, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि हिमाचल की राजनीति सरकारी कर्मचारी के बिना नहीं चल सकता। मुझे पता है, लेकिन यह है 35 दिन की हड़ताल हो चुकी है वहाँ पर। और हड़ताल किस विषय पर? मैं पावर जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहता था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय, जो निर्णय पूरे भारत ने अपनाया, इस पर बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मैंने कहा भी तुम बताओ, तुम्हारी कोई तनख्वाह का, भत्ते का कोई झगड़ा है, ये सिद्धांत का विषय है, ये सरकार को करना है, आपको नहीं करना। नहीं माने, कहने लगे जी अब ये प्राइवेट लाले आकर के ये काम करेंगे। इस पर मैं अटका और मुझे याद है, दिल्ली मुझे जब बुलाया नेताओं ने, हाईकमान ने, तो मुझे कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है, इसको ठीक करो। मैंने कहा मेरे लिए कठिन है, आप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। और अरुण जेटली जी ने कहा, शांता कुमार, दो इट इज़ वेरी गुड गवर्नेंस बट इट इज़ वेरी बैड पॉलिटिक्स। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई प्रेफर गवर्नेंस। ये क्या कर उठाया और आखिर में कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा हुआ। आज पूरे भारत का सिद्धांत बना। और देखिए, मैंने सबसे पहले पावर जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात की। मोरारजी देसाई के पास गया। मैंने कहा जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और हिमाचल का पानी सोना है, बिजली पैदा कर सकता है, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाए। अरे नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं। समाजवाद का ज़माना था। मैं वापस आ गया। मैं एक बार उन्हीं दिनों मंडी के पास गया, तो मुझे वहाँ लोगों ने कहा मंडी में तो बंदूक बनाने के प्राइवेट लोगों कुछ कारखाने। मैं हैरान हुआ, हंसा भी। मैं दोबारा दिल्ली गया, फिर मोरारजी जी के पास गया। मैंने कहा मोरारजी जी एक बात कहने के लिए क्या बुलाया? कहने क्या? मैंने कहा मंडी में अगर प्राइवेट सेक्टर बंदूक बना सकता है तो प्राइवेट सेक्टर बिजली क्यों नहीं बना सकता? अरे नहीं ये नहीं सकता। दोबारा मुख्यमंत्री बना, और मैं जब 90 में फिर मुख्यमंत्री बनकर आया, मंत्रिमंडल का पहला निर्णय, हम बिजली उत्पादन में, पन बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे। विधानसभा में रेजोल्यूशन किया। तो मुझे याद है कांग्रेस के नेता कहने लगे, वीरभद्र जी क्यों मजाक करवा रहे हो अपना? पानी की भी रॉयल्टी मिलती है कहीं पर पानी की रॉयल्टी नहीं मिलती, और कहीं पर इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, अपना मजाक मत उड़ाओ। लेकिन मैं ये बात लेकर के दिल्ली में गया, और फिर दिल्ली में जब गया तो मुझे कहा कि भाई और किसी से मत मिलो, मनमोहन सिंह जी से मिलो। मैंने जाकर मनमोहन सिंह से बात की, प्राइवेट उछल पड़े, अरे भाई कोई तो आया मेरे पास। मैंने कहा जी फिर मेरी मुश्किल है कि मैं दे नहीं सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक 5 मेगावाट से बड़ी स्थिति को प्रदेश नहीं दे सकता, आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो मुझे कहा कि आप जाकर अडवाणी जी और अटल जी को कह दो मैं 15 दिन में अमेंडमेंट ला रहा हूँ। मैंने कहा, अमेंडमेंट आई, और भारत के इतिहास का प्राइवेट सेक्टर में पहली परियोजना बासपा हिमाचल प्रदेश में लगी। आज पूरे भारत में प्राइवेट सेक्टर है। तो भगवान की कृपा है कि मैं समय से पहले कुछ चीज़ें सोच लेता था, सोची, तो उससे प्राइवेट सेक्टर भी आया और रोज रोज की हड़ताल भी खत्म हुई। शायद यही वो किस्सा भी था जहां पीवी नरसिम्हा राव ने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री पार्टियों के नहीं जनता के होते हैं। वो एक और किस्सा है। वो तब था जब मैं रॉयल्टी के लिए निकला।
मुझे यहाँ पर मैंने अधिकारियों को मैं ऐसा करता था कि प्रशासन में अच्छे ईमानदार योग्य अधिकारी उनको कभी कभी बुलाता था चाय पर, और कोई नई बात तो मुझे याद है हरियाणा के अधिकारी थे, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी इनकम हो सकती है अगर हम पानी की रॉयल्टी डिमांड करें। पानी से बिजली बनती है, पूरा भारत श्राप उठाता है, लोग हमारे उजड़ते हैं, धरती हमारी डूबती है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो पानी की रॉयल्टी पर बात उठाई, विधानसभा रेजोल्यूशन किया, दिल्ली गया, बार बार गया। उन दिनों बिजली मंत्री होते थे, नाम नहीं याद आ रहा, तो बड़े बुजुर्ग थे और मुझे कहते थे आओ आओ। फिर बार बार कई बार जाने के बाद वो कहने लगे तुम आते हो ना तो रॉयल्टी की बात मेरे साथ मत करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बार मैं पूरी तरह से तैयार होकर के गया और जाती उनसे बात की, अरे बात है देखो मैं तो कर ही नहीं सकता ना, हाँ आप उस बात को सोचो और आज की राजनीति का मुकाबला करो। मुझे कहने लगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें प्रधानमंत्री के पास ले चलता हूँ। टेलीफोन किया, समय लिया और मुझे प्रधानमंत्री जी के पास ले गए, जिनका नाम आपने लिया, पीवी नरसिंह राव जी। और मुझे कह लगे ये मुझे बहुत परेशान करता रहता है रॉयल्टी के लिए, तो मैं आपके पास ले आया हूँ। जो मैं अंदर गया तो अंदर जाते मैंने कहा प्रधानमंत्री जी प्रणाम, मैं हूँ तो जनता पार्टी का लेकिन एक बहुत बड़ी बात करने आया हूँ। कह खड़े रहो, दोबारा ये मत बोलना। मैं घबरा गया, खड़े रहो दोबारा ये मत बोलना, खुद भी खड़े रहे और कहने लगे देखो पार्टियों की सरकारें होती हैं लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती, ना तुम्हारी सरकार की कोई पार्टी है ना मेरी सरकार की पार्टी है, बैठो अब बात करो। मैं घबराया भी लेकिन बहुत खुश हो गया और मैं बैठा और बड़े आराम से मेरी बात सुनी उन्होंने, बड़े आराम से सुनी। बार बार पूछने लगे मुझे, मैं उनको बताता गया। फिर आखिर में उन्होंने कहा उनको बिजली मंत्री को कि देखो छोटे प्रदेश की बात समझ करके इग्नोर मत कर देना और ये सोच करके कहीं रॉयल्टी नहीं जाती ये सोच कर भी इग्नोर मत कर देना, इनकी बातों में दम है। कुछ योग्य ऑफिसर की कमेटी बनाओ तो विचार करें और 15 दिन में मुझे मिले। और 15 दिन में हमारे अधिकारी बैठे, निर्णय हुआ और 1 महीने के अंदर समझौता हुआ कि हिमाचल को बिजली परियोजना में 12% बिजली मुफ्त रॉयल्टी के रूप में मिलेगी। देखिए कांग्रेस सरकार से छोटे से हिमाचल का विरोधी दल का नेता मैं ये करवा सका, ये महानता नरसिंह राव जी की थी। वो बहुत अच्छे विद्वान प्रधानमंत्री थे और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आज उस रॉयल्टी के कारण हिमाचल प्रदेश के खजाने में हज़ारों करोड़ रुपए आते हैं। ये निर्णय हुआ, भगवान का मैं आभारी हूँ। जब आप मुख्यमंत्री थे आपके कैबिनेट के एक सहयोगी थे ठाकुर जगदेव चंद, आप दोनों के बारे में एक चर्चा आती है कि जब अक्सर शांता सरकार की कैबिनेट बैठक हुआ करती थी तो आप दोनों की अनबन उस कैबिनेट बैठक में भी देखने को मिल जाया करती थी। आपकी और ठाकुर जगदेव चंद जी के बीच जो हल्का सा मनमुटाव होता था उसके पीछे बड़ी कारण क्या थे? देखिए सबसे बड़ा कारण था वो बड़े तेज मंत्री थे लेकिन बड़े ईमानदार थे। मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था इसलिए कि जैसे कुछ बातों पर ईमानदारी पर खड़े रहना मैं चाहता था वो भी चाहते थे, लेकिन कुछ बातों पर वो जल्दबाजी करते थे। तो उस जल्दबाजी के कारण कभी कभी कुछ मनमुटाव होता था लेकिन सिद्धांत के रूप में वो मेरे साथ सहमत थे। उनके साथ सिद्धांत के रूप में कभी कोई अनबन नहीं। तो कहा जाता है कि जब शांता युग के बाद धूमल युग की शुरुआत हुई थी प्रदेश की राजनीति में तो आपकी कैबिनेट के बड़े युवा चेहरे थे, जैसे महेंद्र नाथ सोफत थे, डॉक्टर राधा रमन शास्त्री थे। उन चेहरों को एकदम से भाजपा ने दरकिनार कर दिया था। वजह यह बताई गई थी कि ये शांता कुमार की सरकार का हिस्सा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता था? देखिए दुर्भाग्य से ऐसी कुछ बातें थी उस वक्त और मेरे साथ जो भी युवा मित्र थे वो किसी भी विषय पर सिद्धांत पर समझौता नहीं करते थे। तो कुछ बातें हुई वहाँ पर, जैसे
प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने लगी, छोटे से हिमाचल के अंदर एक ज़िले में 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस किस्म की कुछ बातों पर मतभेद हुए और फिर ऐसे लोगों को अलग कर दिया गया। शांता जी, वर्ष 1997 कहा जाता है नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बने थे। आपको एक बैठक का न्योता दिया गया था, आपने बैठक में जाने से मना किया था और अखबारें भी ये चर्चा जोड़कर लिखती हैं कि यही कारण था कि प्रदेश से शांता कुमार को दरकिनार किया गया था। वो पूरी कहानी क्या थी? क्या सच में ऐसा हुआ था? आपने बैठक में जाने से मना किया था? देखिए, मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी का काम करने का अपना तरीका था, उस समय कुछ और ढंग का था, तो इस समय कुछ मतभेद मेरे उनके थे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज के नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं है। बहुत बदल गए, बहुत बदल गए, बहुत बदल गए। और उस परिवर्तन के बाद आज वो जहाँ हैं, अब किसी किस्म का मतभेद किसी को नहीं होता। उसमें कुछ बातें हुई थी। अब बात यह कि वो भी अपने सिद्धांत के पक्के थे, मैं भी अपने सिद्धांत का पक्का था, इसलिए कुछ बातें हुई। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं तो हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने कर्तव्य का पालन किया, फिर जो भगवान देता है मुझे स्वीकार है, मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ। आपने बैठक में जाने से मना क्यों किया था? आपने ये नहीं बताया। नहीं, इस किस्म की कुछ बातें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं नहीं गया। तो फिर मैंने स्वीकार कर ली सारी बात कि जो है ठीक है, मुझे नहीं तो नहीं, यहाँ नहीं तो यहाँ दिल्ली बुला लिया, मुझे दिल्ली चला गया और दिल्ली में भी भगवान की कृपा से केंद्र का मंत्री रहने का मौका मिला और केंद्र में मंत्री रहकर अंत्योदय अन्न योजना जैसे बहुत बड़ा काम मुझे करने का सौभाग्य मिला। आपकी लिखी पुस्तक निज पथ के अविचल पंथी, जिसमें आप लिखते हैं, मैं सक्रिय राजनीति से अब किनारा कर चुका हूं, परंतु जब जब चुनाव होते हैं शांता कुमार चुनावी रैलियों में भी दिखते हैं। और जहां तक राजनीति से किनारा करने की बात है, भाजपा जब जब कोर कमेटी की नोटिफिकेशन जारी करती है उसमें शांता कुमार सदस्य होते हैं। क्या उस कोर कमेटी में शांता कुमार की नियुक्ति बिना पूछे की जाती है? नहीं, देखिए, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा में था, आज भी हूँ और जीवन के अंतिम क्षण पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूँगा। लेकिन सक्रिय राजनीति से मैं थोड़ा अलग हूँ, आयु के कारण, स्वास्थ्य के कारण और जो राजनीति का सब कुछ बदल गया है। अब देखिए क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया और मेरे पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो गए। कुछ लोगों ने वीडियो जारी किया और कहा अब शांता कुमार को कांग्रेस में चले जाना चाहिए। मैंने उन लोगों को कहा कि पंडित अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब कार्यालय जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह थी जहां पंडित नेहरू का बड़ा चित्र लगा था। उस दिन किसी ने उतार दिया और अटल जी को बहुत गुस्सा आया। जाते सबसे पहले जांच की और उस पर एक्शन लिया और वो लगाई उन्होंने। तो जो अटल जी ने किया था वही मैंने किया, उस पर क्या हाल हो गया? क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने सिखाया है कि देश के सभी महापुरुषों ने देश के लिए काम किया। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। अलग रास्ते से सब पार्टियां गई, मंजिल थी देश की आज़ादी। तो महापुरुषों का सभी को सम्मान करना चाहिए। कुछ बातों पर हमारे मतभेद हैं, इस कारण उनके प्रति सम्मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब कुछ बदल गया सब कुछ, इसलिए सक्रिय राजनीति बनाई हूँ। कई बार मीटिंगों में बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ। सक्रियता मेरी हो नहीं सकती है भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार आती है शांता कुमार कमियां निकालने में पीछे नहीं हटते हैं, एकदम से कमी बता देते हैं, जयराम सरकार में ये कमियां हैं। और जब सरकार बदलती है तो कभी कभी शांता कुमार सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ थपथपाने का भी काम कर देते हैं। और यहाँ भी चर्चाएं निकाल कर ये देखी जाती हैं कि शांता कुमार अपनी ही सरकारों के विरोधी रहते हैं और विपक्षी दलों की सरकारों की तारीफ करने में पीछे नहीं हटते। आपने इस ओर भी कभी ध्यान दिया? देखिए, मुझे जो ठीक लगता है वो कहने की हिम्मत मुझे भगवान ने दी है और जो ठीक नहीं लगता उसकी आलोचना करने का साहस भगवान ने मुझे दिया, वो करता हूँ। अब नई सरकार, सुक्खू सरकार की मैंने तारीफ की, बड़ी चर्चा किस बात पर की थी
ये नहीं लोग सोचते थे। और मैंने शब्द क्या कहे हैं, जब आपदा भयंकर रूप से हिमाचल में पड़ी, लोग मरने लगे, उस समय लगभग 7,000 पर्यटक देश के और बाहर के अलग अलग भयंकर जगहों में फंसे हुए थे। मुझे चिंता हुई, मैंने कहा इनमें से कुछ भी पर्यटक अगर गए तो पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। उस समय हिमाचल सरकार ने, श्री सुक्खू जी ने भारत सरकार की मदद लेकर एक एक को सुरक्षित निकाला, बहुत बड़ी सफलता थी। तो मैंने ये कहा था कि ऐसे समय पर पूरा कोशिश करके सबको लगाकर, और भारत सरकार ने सहायता दी एयरफोर्स की, तो उससे ये जो हुआ इस पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस पर बधाई देता हूँ। अब इस पर बधाई देने में अगर मुझसे कोई नाराज़ है तो मैं आज भी उसकी कोई चिंता नहीं करता, किसी को भी उस पर बधाई देनी चाहिए थी। बाकी ठीक है कि अपनी पार्टी है तो उसमें अगर कमियां तो बतानी चाहिए। और देखा, हमारे यहाँ तो कहा कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को पास रखो। चलिए, बात यह है कि मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया, मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने पूरा जीवन जी लिया, जीवन लिख भी दिया, सिद्धांतों से जीवन जिया, कहीं समझौता नहीं किया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब तो मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूँ, अंतिम यात्रा पर मुझे जाना है, लेकिन मुझे भगवान ने, मेरी पार्टी ने, लोगों ने इतना दिया कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का, जनता का धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ प्रभु का, मैं आभारी हूँ जनता का, मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी का। और इसलिए मैं सच कहता हूँ, मैं सोचता हूँ जब मैं अंतिम यात्रा पर जाऊँगा भगवान के पास, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए जाऊँगा। शांता जी, फिर चलते चलते एक और बात बता ही दीजिए, पिछले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा में कमी कहाँ रह गई थी? बहुत कमियां रही। देखिए, पिछले वर्ष में चुनाव में हम मरी हुई कांग्रेस से हारे। हार जीत होती है, मुझे दुख ये, उसको कांग्रेस कुछ नहीं थी, कन्नो नेता था, कुछ नहीं था। और पूरे 5 साल हमने शानदार काम किए थे। उन 5 सालों के कामों का कोई मुकाबला नहीं है। और उस समय के हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम, शरीफ और ईमानदार, उनकी छवि थी। ये सब कुछ आते हुए हम हारे। कुछ गलतियाँ हुई, कुछ कमियाँ हुई, और सबसे बड़ी कमी ये हुई कि कुछ हमारे नेता भ्रष्टाचार करते रहे। मैंने बार बार कहा इनको हटाओ, इनको निकालो, लेकिन किसी कारण, तो दुख मुझे ये है कि मरी हुई कांग्रेस हमारे। और बहुत बड़ी बात, मेरे मुख्यमंत्री का इतना बढ़िया इमेज था, इतना बढ़िया इमेज था, शानदार काम हमने किए, फिर भी हमारे अपनी गलतियों के कारण हम कांग्रेस से नहीं हारे थे, हम अपने ही गलत बातों के कारण हारे। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मुझे मन की बात कहने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले कहा था, कुछ राजनीतिक किस्से हैं, कुछ राजनीतिक चर्चाएं हैं, और कुछ सत्ता के गलियारों में घूम रहे सवाल थे, जिनके उत्तर देने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री शांता कुमार थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।